नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। AI-171 एयर इंडिया का जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाला प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें सभी की मौत हो गई, केवल एक को छोड़ के, बहुत सारे डॉक्टर्स की भी जान गई। तो लगातार उस पर अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन जो अभी तक क्लियर नहीं हो सका है वो रीजन कि आखिर उस दिन उस विमान के साथ हुआ क्या था। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो चुका है और आज जो अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्लैक बॉक्स है उसको बोइंग भेजा जाएगा, अमेरिका भेजा जाएगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय एक इस नियम को फॉलो किया जाता है कि जिस कंपनी का वो विमान है उस कंपनी उसका ब्लैक बॉक्स ज़रूर भेजा जाता है ताकि वो अपना आकलन कर सके। लेकिन उससे पहले एक्सपर्ट्स जो है उसका सारा डेटा यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और फिर उस ब्लैक बॉक्स को उस संबंधित कंपनी में भेजा जाता है। तो ये बोइंग ड्रीम लाइनर था और अब ये अमेरिका जा रहा है। वहाँ पर भी जो बोइंग के एक्सपर्ट्स हैं इसको जांचेंगे। हमारे पास ऑलरेडी इसका डेटा है। सबको इंतज़ार है कि जल्द से जल्द उसको पूरा एनालाइज करके जो भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर था उसके बाद असल जो जानकारी है इस क्रैश की असली वजह सामने आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो FSL की टीम है, अब तक 215 शवों के DNA का मिलान कर लिया गया है। लोगों को DNA टेस्ट करवा के उनके परिजनों को उनका जो पार्थिव शरीर है वो सौंपा जा रहा है। 198 पार्थिव शरीर परिवारों को अब तक सौंप दिए जा चुके हैं और 17 परिवार ऐसे हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 6 मरीज़ अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी हालात फ़िलहाल नॉर्मल है और एक व्यक्ति की जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 215 शवों का DNA मिलान हो गया है। जैसे जैसे परिजन पूरी दुनिया में जिस जिस कोने में है आकर अपना DNA सैंपल दे रहे हैं। और दूसरी तरफ एयर इंडिया के CEO का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात एयर इंडिया की तरफ से कही गई, वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि एयर इंडिया ने फैसला लिया है कि उसकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं 15% उनको वो कम कर रहा है, मतलब 15% वो फ्लाइट नहीं करेंगी, क्योंकि उसका ये कहना है कि जो हादसा हुआ है उसके बाद से उसके वहाँ पे ऑडिट्स चल रहे हैं और प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, जिसके चलते उन सभी के इंजन से लेके एक एक पार्ट, हर एक चीज़ को जांचा जा रहा है, हर एक चीज़ को जो है वो क्लियर आउट किया जा रहा है और इसमें समय लगेगा। इसीलिए उसने इसको लेके खेद भी प्रकट किया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने प्लान बना लिए थे, उनकी फ़्लाइट्स बुक थी, तो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो 15% कम उड़ेंगी। और इस हादसे से संबंधित एयर इंडिया ने ये बताया है कि दोनों ही पायलट बहुत एक्सपीरियंस थे। जो इस प्लेन के कैप्टन थे सुमित सबरवाल, उनको 10,000 घंटों से भी ज़्यादा उड़ान का अनुभव था और जो उनके फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, उनको भी 3,400 घंटों से ज़्यादा उड़ान का अनुभव था। और एक और अहम बात जो एयर इंडिया की तरफ से कही गई है वो ये कि टेक ऑफ से पहले तक जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, जो चेक प्रोटोकॉल होता है, जिसके बाद पायलट प्लेन का पूरा हैंडओवर लेता है, मतलब वो प्लेन को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने अब ये चेकिंग के बाद प्लेन एक्सेप्ट कर लिया, तो उस वक्त तक के लिए एयर इंडिया का कहना है कि तब दोनों इंजन में ऐसी कोई खराबी देखी नहीं गई। लेकिन क्योंकि पायलट ने मेडे कॉल में इस बात को कहा, नो थर्स्ट नो पावर, वी आर गोइंग डाउन। मेडे कॉल बिल्कुल एक अंतिम कॉल होती है, जिसके बाद कह लीजिए कि आगे मौत होती है या हो सकती है, तो पायलट उस कंडीशन में मेडे कॉल देते हैं। और पायलट कह ही चुका है कि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इंजन काम, नो पावर नो थर्स्ट, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर था, इंजन फेल्योर था। विश्व भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमेना है कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं। और जब ये प्लेन नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो अहमदाबाद में जिस लड़के ने इसकी वीडियो बनाई है उस वीडियो को जूम कर करके एक्सपर्ट्स कोई ना कोई क्लू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लेन के निचले हिस्से में उनको एक ऑब्जेक्ट दिखाया है जिसको RAT माना जा रहा है, रैट जिसको बोलते हैं। ये इमरजेंसी सिस्टम होता है जो बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पे जाकर, जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाएं या उसमें हाइड्रोलिक्स ना हो या फिर पावर ना मिले, तो ऐसे में वो RAT बाहर आता है। ये एक इमरजेंसी सिस्टम है, तो उससे कुछ इमरजेंसी पावर जनरेट की जा सकती है। पायलट मतलब वो ऑटो सिस्टम में ही होता है कि जब इंजन फेल हो जाए तो वो बाहर आता है। लेकिन अगेन इसमें ये वाली बात है कि जब बहुत हाइट पर जाकर अगर इंजन फेल होते हैं तो पायलट को समय मिलता है प्लेन को कंट्रोल करने का, कुछ और सिस्टम ऑपरेशंस में से कुछ ऑप्शंस निकालने का या उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करने का। लेकिन ये फ्लाइट के साथ जो भी बुरा हुआ वो कुछ एक सेकंड्स के अंदर घटता चला गया। तो उस ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि क्या RAT बाहर आ गया था। अगर RAT उस कंडीशन में बाहर आता है जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। बहरहाल ये आकलन भर है, असल डेटा और ब्लैक बॉक्स के जो कारण निकल के आएंगे उसके बाद उसका सबको इंतजार है। लेकिन मैंने कुछ समय पहले जो हैं वो कैप्टन प्रशांत धल्ला से बात की थी, जो कि XDGC ऑफिसर भी हैं, एक कमर्शियल पायलट रह चुके हैं, 4,000 घंटे से ज़्यादा का उनका उड़ान अनुभव है। तो उन्होंने भी कई थ्योरीज की तरफ इशारा किया था
और ये कहा था कि ये बहुत ही रेयर होता है कि दोनों इंजन फेल हो जाएं, बट अगेन किसी संभावना से ना तो इनकार किया जा सकता है और ना ही ये कहा जा सकता है कि ये मैनुअल एरर था या ये कौन सा एरर था, जब तक इस पर असल जानकारी सामने ना आए। अब हमारे सहयोगी ने, बीजेपी के एमपी हैं राजीव प्रताप रूडी, आप जानते ही होंगे, सांसद हैं वो, और उनसे भी बातचीत की है। और राजीव प्रताप रूडी खुद भी पायलट रह चुके हैं, वो खुद भी एक पायलट हैं, उनके पास उड़ानों का अनुभव है। तो अब पॉलिटिकली जब उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, क्योंकि वो देखिए पार्टी से बिलोंग करते हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, तो पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा सेफ होकर जवाब दे रहे थे, वो बहुत कुछ कहने से बच रहे थे। निश्चित रूप से परिस्थिति समझी जा सकती है कि इस मौके पर जब असल डेटा भी सामने नहीं आया तो कोई कुछ भी कमेंट करने से बचेगा। लेकिन फिर भी हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा कि भैया आप पायलट हैं, आपने भी इस घटना को देखा होगा, आप प्लेन उड़ाते हैं, हर घटना से हर कोई कनेक्ट कर रहा है, सबका परिवार जो है वो फ़्लाइट्स का इस्तेमाल करता है, सब करते हैं, हम आप सब फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद लोगों के अंदर एक डर खौफ बैठ गया है और असल कारण का हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि भाई कितना समय और लगेगा। तो राजीव प्रताप रूडी ने भी इन तमाम थ्योरीज़ को बारी बारी एक्सप्लेन किया, जो विश्व भर में लोग बता रहे हैं कि दोनों इंजन्स का फेल हो जाना ये बहुत ही रेयर होता है। मैनुअल एरर वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, इसकी संभावना ना के बराबर होती, क्योंकि बहुत अनुभवी पायलट थे। और रैट के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ये वीडियोस हैं, मेरे पास ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है कि रैट सच में बाहर आया, बट वीडियो से जो आकलन कर रहे हैं तो उन्होंने समझाया कि RAT कब बाहर आता है। इसके अलावा उन्होंने एक पैन कॉल के बारे में बताया, जैसे एक ब्रेस कॉल होती है कि लोगों को ब्रेस पोजीशन में बैठाया जाता है, वरना जब प्लेन तेज़ी से नीचे आ रहा है, हार्ड लैंडिंग की तरफ जा रहा है, तो लोगों की रीढ़ की हड्डियां टूट जाती हैं। तो ऐसे में एक पैन कॉल के बारे में उन्होंने बताया कि पैन कॉल जो होती है वो भी एक इमरजेंसी कॉल होती है, लेकिन मेडे कॉल से एक लेवल नीचे इसके खतरे को माना जाता है कि पायलट पैन कॉल करते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो कोशिश कर रहे होते हैं उस तमाम ऑपरेशंस को वापस पाने की, उन तमाम कंट्रोल्स को वापस पाने की। तो ऐसे में वो पैन कॉल करते हैं कि एयर स्टाफ और जो पूरा रनवे है, जो पूरा एयरपोर्ट है, बाकी की जो एयरलाइंस है, उनके लिए एक ये सिग्नल होता है किसी भी पायलट का पैन कॉल कि बस अब आप हट जाइए, अब प्रायोरिटी सिर्फ उस प्लेन को मिलेगी जिसमें से ये कॉल आई है। तो पूरे रनवेज को क्लियर किया जाता है, पूरा जो ATC है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद में लग जाता है, सारे कंट्रोल, सारे रिसोर्सेज उनको लगा दिए जाते हैं। और कभी कभी जब ये खतरा और बड़ा होता है तो इस पैन कॉल को जो है वो मेडे कॉल में भी पायलट कन्वर्ट कर देते हैं। मेडे कॉल मतलब आखिरी कॉल कि अब पायलट बिल्कुल आखिरी कोशिशें कर रहा है और उसके हाथ से सिचुएशन निकल गई है और वो बिल्कुल मौत के खतरे की तरफ बढ़ रहा है, वो भी और सभी पैसेंजर्स भी। और बहुत से पायलट ऐसे होते हैं वो मेडे कॉल देते हैं और उसके बाद वहाँ संभालने की कोशिश होती है परिस्थिति की, और जब परिस्थिति अगर संभल जाती है लकीली और सारे फंक्शंस अकॉर्डिंग टू जैसा वो चाह रहे हैं परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसके बाद उसको वो पैन कॉल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन इस विमान के साथ क्या हुआ, तमाम एक्सपर्ट्स, अलग अलग लोग अपनी राय दे रहे हैं। तो एयर इंडिया का भी ऐसे में बयान सामने आया, मैं आपको दिखा देती हूँ कि राजीव प्रताप रूडी ने बतौर पायलट जब अपनी राय रखी, जब अपने व्यूज़ रखे, तो एक प्लेन के टेक ऑफ करने से लेके उसके हायर एल्टीट्यूड तक पहुंचने से लेके उसके वापस लैंड करने तक संघर्ष कहाँ ज़्यादा होता है, खतरा कहाँ ज़्यादा बड़ा होता है, पायलट के हाथ में क्या क्या होता है, पैसेंजर्स पर क्या होता है, इस पर उन्होंने विस्तार से राय रखी है। आपको सुनवाती हूँ। दो कॉल होता है, एक पैन होता है, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन है, हम सुरक्षित हैं, कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए आप सब एयरपोर्ट पर और बाकी वायुमंडल में तैयार है। यहाँ कप्तान ने मेडे ये और एक में क्या अंतर है रोडी जी, समझाएंगे? मेडे यह है जब मैं अब मेरा अंतिम है, ये मेरा अंतिम कॉल है, जहाँ विमान मेरे नियंत्रण से बाहर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अंतिम प्रयास है और इसके बाद मेरे सामने मौत है और पैसेंजर्स हैं, मतलब वो अंतिम SOS है, मतलब इसके बाद कुछ बचता नहीं है। और अगर जिस दिन कप्तान जैसे ही किसी भी एयर स्पेस में मेडे कहेगा तो सभी विमान उसके लिए सतर्क हो जाएंगे, सब लोग उसके लिए जगह छोड़ेंगे, एयर ट्रैफिक उस विमान के लिए रोका जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा, उससे सबसे प्राथमिकता दी जाएगी ये वापस आ रहा है। इसका मतलब इसके पास अब कुछ नहीं।
ये अपने जीवन की रक्षा के लिए लड़ रहा है। ये मेड है। पैन पैन है कि मेरे में खतरा उत्पन्न हो गया, इंजन बंद हो गया है, ये संकट हो गया है, मेरे पास अभी भी व्यवस्था है, मैं वापस उतर जाऊंगा, उतरने में संभावित रूप से कुछ घटना हो सकती है, बीच में हो सकती है, मैं आपको तैयार कर रहा हूं। पैन पैन मेडे को भी कई बार लोग मेडे कॉल करते हैं और जब स्थिति नियंत्रण में आता है तो उसको पैन पैन में परिवर्तित कर देते हैं। पैन पैन से भी लोग मेडे में भी प्रवेश कर सकते हैं। ये दोनों संकेत हैं और ये दो शब्द के उच्चारण के बाद पूरा वातावरण अलर्ट के स्टेज में चला जाता है। तो ये है उसका मतलब। एक होता है कि उड़ाते वक्त, और ये मैं आपको बहुत सामान्य शब्दों में समझा रहा हूं। कोई कहे कि रूडी जी इसको टेक्निकल शब्दों में मैं बोलना नहीं चाहता। एक होता है कि जब टेक ऑफ करता है, लोग कहते हैं कि उस समय भी स्थिति गंभीर हो सकती है, वो खतरा ज़्यादा होता है। एक समय जब लैंड कर रहा होता है जी, देखिए, हर विमान जब आसमान में जाता है तो एक एनवलप होता है, एक चिन्हित दायरा होता है। मेरे विमान का वजन कितना है, उसमें तेल कितना है, उसकी दूरी कितनी है, मेरी विमान में इंजन की ताकत कितनी है, हवाई अड्डे की लंबाई कितनी है, बाहर का तापमान क्या है, हवाई पट्टी पर बरसात का पानी है, बिना बरसात का पानी है। ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमको कितना तेल लेके जाना है और कितने दूर लेके जाना है, फिर एक कैलकुलेशन आता है जिसके हिसाब से विमान कितना दूर दौड़ेगा और फिर हम उसको फ्लैप्स के साथ उठाएंगे। जमीन से जब विमान आसमान में उड़ता है वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि सभी जो ताकत आपको जमीन पर बनाया था उसको आसमान में जब आप खींचते हैं तो सभी ताकतों को आप डाइल्यूट करते हुए उसके ऊपर के श्रेणी में जाते हैं, तभी विमान आसमान में उड़ता है। और जैसे जैसे आसमान में विमान उड़ता है वैसे वैसे उसकी गति भी बढ़ती है। तो सबसे कम गति जब विमान उड़ता है तो उस समय सबसे कम गति होती है और उस क्रिटिकल पॉइंट पर विमान का कैलकुलेशंस होता है कि उसको विमान को आसमान में ले जाए तो वो सबसे कम गति होती है। लेकिन वो ऐसी क्रिटिकल गति होती है इसमें इंजन का पावर सबसे अधिक होता है, लिफ्ट सबसे ज़्यादा होता है और फिर आगे जाके जैसे आसमान में डेंसिटी कम होता है, हम कम ईंधन और कम ताकत के साथ विमान को लेके उड़ते हैं। उतरने वाला भी जो विमान है, हर विमान जो धरती पर वापस लौटता है उसे दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड क्रैश है। मतलब आके गिरेगा तो जरूर, लेकिन हमने नियंत्रित करते हुए उसको गिराया है, उतारा है, गिराया नहीं है, तो वो कंट्रोल्ड क्रैश है। तो विमान जब एक श्रेणी में जाएगा औसतन चक्का बाहर रहता है, चक्के से बहुत ड्रैग आता है, चक्के को अंदर ले जाना होता है। पॉजिटिव क्लाइम यानी कि आपका आसमान में उड़ने लगा, आप चक्के को अंदर करते हैं और एक गति प्राप्त करने के बाद आप डायना को सामान्य करते हैं और उसके बाद विमान जाता है। परंतु यहाँ एयर इंडिया में तो इस पूरे चीज का वक्त ही नहीं मिला। कुछ का कहना है रैट डिप्लॉय कर गया। रैट एक ऐसा यंत्र होता है जब आसमान में अगर 30-35 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हो और आपका इंजन फेल कर जाए तो इस रैट के डिप्लॉयमेंट से आप हाइड्रोलिक्स जो विमान में आवश्यक है या इलेक्ट्रिकल को वापस प्राप्त कर सकते हैं और मोटे तौर से जहाज को बचाने की कोशिश हो सकती है और कहीं उतारने का भी प्रयास किया जा सकता है। लेकिन अगर 50 फीट पर अगर रैट डिप्लॉय हो गया, जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ, ये इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी एक असंभव सी स्थिति है। दूसरा है कि पावर एकदम खत्म हो जाए। ये बिजली के बटन की तरह नहीं है कि ऑन ऑफ कर दिए तो बिजली गायब हो गया। इंजन है वो रेंगता हुआ पूरी ताकत के साथ आसमान में प्रवेश किया था, रोटेट किया था, उसमें भी कुछ ताकत था, उसमें और ताकत जो होगा पूरी ताकत के साथ उड़ा था, वो भी खत्म हो जाए। तीसरा है तकनीकी रूप से जो विमान को लिफ्ट कराने में फ्लैप्स का रिट्रैक्शन, कोई कुछ लोगों का मानना है कि फ्लैप्स का रिट्रैक्शन हो गया, तो आपने उस एरोडायनेमिक को चेंज कर दिया। उड़ान भरने के लिए जो आप मानक इस्तेमाल करते हैं उसमें एक मानक आपने काट दिया, तो वह स्वाभाविक रूप से उस विमान की गति जो ऊपर जाने वाली है वो रुक जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, इसकी भी संभावना नहीं है, कभी नहीं होता है। तो इंजन फेलियर है, फेडेक फॉल्ट है, जो यंत्रों में कंप्यूटरों से वो नया चीज आने लगा है कि फेडेक फॉल्ट है, कुछ का मानना है ह्यूमन फेलियर है, और फिर बाकी तो ईश्वर के हाथ में है। और प्रत्येक दिन हम लोग जब करते हैं तो ये देखते हैं, इंजन फेल कर जाए तो भी विमान आसमान में रहता है और वापस उतर जाता है। एक इंजन में अगर चक्का ऊपर नहीं गया अंदर
वो भी विमान वापस आसानी से लौट सकता है। तो ये सब सामान्य रूप से समाप्त करना पड़ेगा मुझे। आगे महेश। जब जब सबसे बड़ी चुनौती कब है, आप ये बताइए? उड़ाते वक्त जब आप टेक ऑफ कर रहे होते हैं उस समय चुनौती ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा है? सब जगह चुनौती है, लेकिन सब कुछ सामान्य है, सब सुरक्षित है। जांच के बाद ही हम बता रोहित जी, पाएंगे। आखिरी सवाल करेंगे आपसे। ये बताइए कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, क्या आपको लगता है कि उससे उसके सारी जांच चीज़- के पड़ताल के बाद, जांच पड़ताल के बाद ही कोई टिप्पणी, और जो भी टिप्पणी हम अभी तक सुन रहे हैं ये थोड़ा सा अनुचित है, क्योंकि हमारे पास पूरा ना, मेरे पास कोई कागज है, आप मुझसे जितनी बात है ना, मेरे पास कोई कैलकुलेशन है, ना कोई जांच है, ना हम सब अनुमान पर कह रहे हैं, जो बिल्कुल थोड़ा सा अनुचित है। एविएशन में इतने स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता है सॉरी बोलने का। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है उसके बाद इन पायलट को कुछ रियलाइज होता है। अब देखिए मैम, इसमें हमें थोड़ा सा टेक्निकल पे जाना पड़ेगा, जो कि हम वीडियो पे भी देख पा रहे हैं, सब्सटैंशिएट कर पा रहे हैं कि जहाज़ का जो व्हील्स हैं, जिसको हम गियर कहते हैं, गियर वो नीचे ही है। रूल बुक ये कहता है, एसओपी ये कहता है कि जब आप टेक ऑफ करते हैं, टेक ऑफ करने के 50 से 100 फीट के बाद आपको लैंडिंग गियर अप करना होता है। मतलब ये जो व्हील्स दिख रहे हैं इसको गियर कहा जाता है टेक्निकल शब्दों जी। में। और जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है आमतौर पर कितने फीट के बाद इसको क्लोजिंग का प्रोसीजर ऑन हो जाता 50 टू 100 फीट के दरमियान आपको लैंडिंग गियर अप कर देना है। है लैंडिंग गियर 50 टू 100 फीट? 50 to 100 बट ये 600 फीट तक गया और उसका लैंडिंग गियर जो था वो ऑन जी, ही था। जी, मतलब बिल्कुल। उसके टायर्स दिख रहे थे, आप वीडियो में भी देखें। राइट, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ कॉकपिट में एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड था। देयर माइट बी अ वार्निंग गिवन टू द पायलट, देयर माइट बी अ कॉशन गिवन टू द पायलट। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उसको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिली है पायलट को, जो कि उन्होंने गियर को डिले करा है। ही माइट बी वेरी स्मार्ट, ही इज़ अ ट्रेनर, एंड उन्होंने ये डिसीजन विलफुली भी लिया होएगा कि उन्होंने लैंडिंग गियर छोड़ दिया उसको। ऑल्सो देयर कैन बी रीज़न दैट उनका, क्योंकि एकदम टेक ऑफ करते ही देखिए, जैसे आपने ये बात बताई कि बहुत टाइम क्रिटिकल ये डिसीजन था, उनके पास इतना समय नहीं था इस पूरे सिचुएशन का फैक्ट फाइंडिंग करने का, अपनी चेकलिस्ट निकालने का। मैं दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि एक पायलट जो कि फ़्लाइट कंडक्ट करते हैं उनके पास एक चेकलिस्ट होती है। जी। 2 लोग कॉकपिट में इसलिए दिए गए हैं कि वो चेकलिस्ट चैलेंज और रिस्पॉन्स पे चलती है। उसके बिना आप जहाज़ को ना ही आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही आप जहाज़ को टैक्सी कर सकते हैं। सिमिलरली टेक ऑफ के बाद भी आप एक चेकलिस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा। एक नॉर्मल प्रोसीजर चेकलिस्ट होती है, एक अबनॉर्मल चेकलिस्ट होती है। जैसे अगर जहाज़ में कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो यू आर सपोज टू रेफर टू दी एबनॉर्मल चेकलिस्ट, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके जहाज़ में इंजन में कोई इशू है तो आप उस भाग में जाते हैं, आपकी हाइड्रोलिक्स में इशू है तो आप उस चेकलिस्ट का उस पन्ने पे जाते हैं। तो ऐसे करते करते जहाज़ में केवल 20 से 22 सिस्टम्स होते हैं अलग अलग। पायलट के पास इस घड़ी में टाइम नहीं मिला होगा कि वो उन चीज़ों को रेफ़र कर ले। इस पे भी सेफगार्ड की जाती है, जिसको हम पायलट ट्रेनिंग्स कहते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी आइटम्स। ओके। कुछ आइटम्स पायलट को बाय मेमोरी आनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन वो हैंडल करता है तो उसको किस तरह से कौन से डिसीजंस लेने हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब CVR और DFDR का संक्षेप में हम इसको निकालेंगे तब हमें पता लगेगा कि भाई उन्होंने करेक्टिव एक्शंस लिए कि नहीं लिए, ये टेक्निकल फॉल्ट था या किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई।